गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर गीतांजलिज सॉन्ग नंबर 103 इन वन सैल्यूटेशन टू दी, इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो देखिए यहाँ पर पोयम है और पोयम का नाम है इन वन सैल्यूटेशन टू दी। एक्चुअली इन वन सैल्यूटेशन टू दी ये गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 103 है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। बात करते हैं इसकी समरी की। तो देखिए, लास्ट पोएम ऑफ गीतांजलि in one salutation to thee is the last flower of devotion, है ना, which the poet is offering at his feet। गीतांजलि का ये लास्ट पोएम जिसका नाम इन वन सैल्यूटेशन टू दी है, ये जो है डिवोशन का लास्ट फ्लावर है जिसको पोएट जो हैं गॉड के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। ठीक, द पोएट विशेस टू ऑफर एवरी पोजेशन ऑफ हिज टू द होली फीट। और यहाँ पर पोएट जो हैं उसके पवित्र चरणों में अपनी सारी संपत्ति को ऑफर कर देना चाहते हैं, अर्पित कर देना चाहते हैं। विद द स्पिरिट ऑफ कंटेंटमेंट एंड जॉय, एक कंटेंटमेंट एक संतुष्ट और जॉय की स्पिरिट के साथ में ही सरेंडर्स हिमसेल्फ टू इमैनेंट विल, वो अपने आप को उस इमैनेंट विल के सामने, उस अंतर्निहित इच्छा के प्रति जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं टैगोर जी। हिज सेंसेज माइंड एंड इनर सेल्फ इज सो ऑफर्ड टू द सुप्रीम, और वो अपने सेंसेस को, माइंड को और इनर सेल्फ को, इन सब को उस सुप्रीम गॉड के सामने जो है क्या करना चाहते हैं, समर्पित कर देना चाहते हैं। ही विशेस टू वेंड डाउन माइंड्स एट हिज डोर लाइक अ रेन क्लाउड ऑफ हंगलो, और वो जो हैं उसके डोर पर अपने सर को झुकाना चाहते हैं, अपने, है ना, बेंड करना चाहते हैं, और सारी चीज़ें जो हैं, जो भी उन्होंने लाइफ लॉन्ग अर्जित किया है, उन सबको वो समर्पित कर देना चाहते हैं। लाइक अ रेन क्लाउड ऑफ जुलाई, जिस तरह से जुलाई के रेन क्लाउड की तरह, जिस तरह से जुलाई में, है ना, बादल जो हैं जब जब बादल बारिश होने वाली होती, किस तरह से ऐसे लगते हैं जैसे कि वो लटके हुए हैं, है ना, वाटर के बर्डन से वो नीचे की तरफ लटके हुए दिखते हैं, और वो एक शावर के फॉर्म में आते हैं, बारिश के रूप में आते हैं। Just a stream flows into the sea, so also all his songs will unite to form a single stream which flow into the eternal sea. His soul sick of eternal abode wishes to fly him as the homesick cranes fly to their nest in the mountains for eternal peace। अब देखिए यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? द ब्यूटीफुल पोएम थ्रू विविड एंड एक्सप्रेसिव इमेजेज ऑफर्स द पोएट्स ट्रू डिवोशन टू गॉड। ये ब्यूटीफुल पोएम जो हैं ये गॉड के प्रति एक ट्रू डिवोशन को दिखाती हैं, है ना। मीन्स इस ब्यूटीफुल पोएम के थ्रू, इस ब्यूटीफुल पोएम जहाँ पर कई सारे विविड और एक्सप्रेसिव इमेजेस का यूज किया गया है, इसमें जो है गॉड के प्रति एक सच्ची डिवोशन को दिखाया गया है। गॉड के प्रति जो पोएट की एक सच्ची डिवोशन है, सच्ची भक्ति है, उस चीज को दिखाया गया है। द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ द डिवोशन आर चेन्ड इन अ ब्यूटीफुल गार्लैंड टू डेक हिज नेक विद हिज लास्ट लिरिक which ends in a salutation to thee। मतलब ये जो है इस पोएम को एक लिरिक के रूप में, एक लास्ट लिरिक के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है लास्ट फ्लावर्स ऑफ डिवोशन है, और ये एंड होती है इन वन सैल्यूटेशन टू दी के साथ में। द विश टू ऑफर हिमसेल्फ थ्रू हिज सॉन्ग्स एंड अल्टीमेट एम ऑफ इटर्नल यूनियन इज फुलफिल्ड थ्रू हिज लास्ट सॉन्ग। ही बिलीव्स डेट एवरीथिंग फ्लॉज आउट फ्रॉम गॉड। वो कहते हैं कि हर चीज़ें गॉड से ही फ्लो आउट होती हैं, फ्लॉज आउट होती हैं, एंड अगेन टर्न्स बैक टू हिम, और फाइनली वो जाकर जो हैं उसी गॉड में मिल जाती हैं। ठीक, तो इसी तरह वो भी उसी गॉड में अपने आप को जैसे समर्पित कर देना चाहते हैं। Here again he is using the same doctrine and devoting his last flower of offering to his feet। यहाँ पर वो फिर से जो है उसी चीज का
है ना, उसी डॉक्ट्राइन, उसी डिवोटिंग, उसी डिवोशन फीलिंग को यूज करते हैं और जो उनके चरणों में जो हैं एक तरह से फाइनली अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। दिस फ्लावर इज द फ्लावर ऑफ प्रेयर, और ये फ्लावर जो है एक प्रेयर का फ्लावर है, एक वो प्रार्थना करते हैं गॉड से। पोएट्स प्रेयर टू इमेनेंट विल, उस इमेनेंट विल के सामने पोएट का प्रेयर इस पोएम के थ्रू किया जाता है। हिज क्राई फॉर कंज्यूम कंज्यूमेशन टू हिज फीट, the soul of the poet or mystic is like a crane which travels back long distance to reach its next. He too is homesick of the eternal and wants to rejoin it. यहाँ पर पोएट भी अपने जहाँ से इनकी ओरिजिन हुई थी, यानी कि उस इटरनल सोल के होम सिक हैं और उससे वो रिजॉइन होना चाहते हैं, यानी कि गॉड में फिर से मिलना चाहते हैं। आफ्टर हिज ब्रीफ सोजॉर्न हियर ऑन द टेम्पोरल प्लेन, द बुक एंड्स इन अ सैल्यूटेशन टू दी, और ये बुक जो है इन अ सैल्यूटेशन टू दी के साथ में एंड होता है। और जहाँ पर पोएट जो है ब्यूटीफुल इमेजेस का यूज करते हैं अपने आइडियाज को जो है डिपिक्ट करने के लिए, क्योंकि वो हेवनली अबोर्ड की तरफ जर्नी करना चाहते हैं। ठीक, और उनका जो कि हेवनली अबोर्ड की तरफ यानी कि स्वर्गीय निवास की तरफ जाना, स्वर्ग की तरफ जाना अल्टीमेटली हर इंसान का गोल होता है। तो देखिए टेक्स्ट देख लीजिए, टेक्स्ट क्या है। In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet, like a rain cloud of July hung low with its burden of unshed shower. Let all my mind bend down at thy door in one salutation to thee. Let all my songs gather together their diverse strains into a single current and flow to sea of silence in one salutation to thee, like a flock of homesick cranes flying night and day back to their mountain nests. Let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee. अब यहाँ पर देखिए गीतांजलि सॉन्ग नंबर 103 जिसका नाम है इन वन सैल्यूटेशन टू दी, इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनका जन्म हुआ 7 मई 1861 ईस्वी को और मृत्यु हुई 1941 ईस्वी को, 7 अगस्त 1941 ईस्वी को कोलकाता में। याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को और मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को। यहाँ पर पोएम के बारे में देख लीजिए, थोड़ा 2-4 पॉइंट है यहाँ। पोएम किस टोन में लिखी गई, तो पोएम जो है कन्फेशनल और पर्सनल टोन में लिखी गई है ना, डीपली कन्फेशनल और पर्सनल टोन में लिखी गई है। टैगोर वाज राइटिंग दीज वर्सेस इन डार्क एंड अनकंफर्टेबल टाइम। टैगोर जो हैं इस वर्ष को एक अनकंफर्टेबल समय में लिखे हैं। फाइनल पैसेज हैज द टोन ऑफ उपनिषदिक क्लोजर टू प्रेयर, और इस टोन का जो फाइनल पैसेज है वो उपनिषदिक है और जिसका सेंस जो लिया जाता है ओम शांति 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 से लिया जाता है ना। यानी कि इसको ऐसे गीतांजलि जो है ओम शांति 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 के साथ में एंड होता है। दिस क्लोजिंग इज क्वाइट अप्रोप्रिएट टू द टाइप एंड टोन ऑफ द पोएम गीतांजलि। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर एज अ पोएट ऑफ मिस्टिसिज्म। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर एज अ पोएट ऑफ मिस्टिसिज्म, इस चीज को यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फेमस इंडियन पोएट। रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस इंडियन पोएट थे। ऑन नेशनल एंथम आवर नेशनल हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम जनगण मन, इन्होंने हमारा नेशनल एंथम जनगण मन को भी कंपोज किया। ही रोट गीतांजलि फॉर इट, है ना, इन्होंने गीतांजलि वर्क लिखा। फॉर इट ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1913, और गीतांजलि वर्क के लिए 1913 ईस्वी में टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला। ही वाज आल्सो अ फिलोसोफर, पेंटर एंड फ्रीडम फाइटर एंड एक्टर। ये रविंद्रनाथ टैगोर फिलोसोफर थे,
पेंटर थे, फ्रीडम फाइटर और जो है एक्टर भी थे। ही वॉज बॉर्न इन 7 में 1861। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 ईस्वी को। ही इज आल्सो नोन एज गुरुदेव, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है। पेरेंट्स, इनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ और इनकी माँ का नाम है शारदा देवी। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? देवेंद्र नाथ, और इनकी माँ का नाम क्या था? शारदा देवी। अब देखिए मिस्टिक पोएट होता क्या है ना? वन हु फाइंड्स ब्यूटी एंड मीनिंग in the practicing mysticism and shares that beauty in ecstatic और contemplative language poetry। देखिए एक ऐसा इंसान, मिस्टिक पोएट एक ऐसा इंसान होता है जो कि, है ना, जो कि मिस्टिसिज्म के प्रैक्टिस के दौरान, है ना, ब्यूटी और मीनिंग को पाता है, और इस ब्यूटी या मीनिंग को वो जो है कंटेम्पलेटिव लैंग्वेज या पोएट्री के थ्रू शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एज अ पोएट ऑफ मिस्टिसिज्म के पोएट के रूप में किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर अ मिस्टिक पोएट, रविंद्रनाथ टैगोर एक मिस्टिक पोएट हैं बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, क्योंकि इनका गॉड में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। टू सीक अ कम्युनियन विद गॉड, और ये गॉड के साथ एक कम्युनियन करना चाहते हैं। ठीक है, ही बिलीव्स इन इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, और ये जो इमोर्टैलिटी ऑफ सोल में बिलीव करते हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेथ एज अ गेटवे टू इटर्नल लाइफ, और ये जो है डेथ को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे ये इटर्नल लाइफ का गेटवे हो, है ना। टैगोर हैज रिटन सॉन्ग्स, टैगोर ने कई सारे सॉन्ग्स लिखे हैं डेट इश्यू फ्रॉम इट्स टच विद द सोल ऑफ एग्जिस्टेंस, और जो कि कहीं ना कहीं सोल ऑफ एग्जिस्टेंस के कई सारे इश्यूज से डील करता है। टैगोर इज अ टैगोर इज अ ब्लेंड ऑफ मिस्टिक रोमांटिसिस्ट, रियलिस्ट, ह्यूमनिस्ट एंड लिरिसिस्ट। टैगोर जो है मिस्टिसिज्म, रोमांटिसिस्ट, रियलिस्ट, ह्यूमनिस्ट और लिरिसिस्ट, इन सब की तरफ इनका ये ब्लेंड थे। ठीक, हिज पोएट्री इज सिंगिंग ऑफ गॉड बाय अ सेंट, इनकी पोएट्री जो है एक तरह सिंगिंग ऑफ गॉड की तरह है, जिसको एक संत की तरह, संत के रूप में सिंगिंग ऑफ भजन की तरह है। इन द ब्यूटीफुल पास्टर लैंड ऑफ गॉड, गॉड के ब्यूटीफुल पास्चर लैंड में इस तरह से हो जैसे कि एक सिंगिंग ऑफ गॉड, भगवान के ही प्रेज में ये सब इनकी पोएट्री लिखी गई हो। लाइक ऑल अदर मिस्टिक पोएट, बाकी सारे मिस्टिक पोएट की तरह ही बिलीव्स इन द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, रविंद्रनाथ टैगोर भी मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन में बिलीव करते हैं। आगे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव थिंकर्स, रविंद्रनाथ टैगोर प्रोग्रेसिव थिंकर्स में से एक हैं। हिज ग्रेटनेस कंसिस्ट्स इन हिज चाइल्ड लाइक इनोसेंस, इनकी ग्रेटनेस इनके बचपन से ही मतलब दिखाई देती है। रविंद्रनाथ टैगोर इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिस्टिक पोएट्स टीचर्स ऑफ हिज टाइम, रविंद्रनाथ टैगोर अपने समय के इन्फ्लुएंशियल मिस्टिक पोएट्स में से एक हैं। गीतांजलि एज अ मिस्टिकल पोएम, गीतांजलि को एक मिस्टिकल पोएम के रूप में देखिए। मिस्टिसिज्म इज द स्पिरिट ऑफ कम्युनियन बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड इटर्नल सोल, मिस्टिसिज्म जो होता है इंडिविजुअल सोल और इटर्नल सोल के बीच एक कम्युनियन होता है। When this sense of communion is expressed in poetry, जब इस तरह से कम्युनियन के सेंस को पोएट्री में एक्सप्रेस किया जाता है, we say that there is mysticism in this poetry, तब हम कहते हैं कि इस पोएट्री में मिस्टिसिज्म है ना। इंटायर गीतांजलि इज pervaded by this feeling of the communion between soul of पोएट एंड इटर्नल सोल, मतलब गीतांजलि की ये पूरी पोयम, पूरा सॉन्ग जो है एक तरह से कम्युनियन बिटवीन सोल ऑफ पोएट और इटर्नल सोल के बीच में है। whom he called the different names, जिसको वो डिफरेंट नेम्स के कई सारे नेम से कहकर पुकारता है, एज अ फ्रेंड, एज अ कॉमरेड, एज अ लवर एंड द लॉर्ड एंड द मास्टर। इट मे बी कंसिडर्ड एज द स्पिरिट ऑफ मिस्टिसिज्म, गीतांजलि को एक स्पिरिट ऑफ मिस्टिसिज्म के रूप में कंसिडर किया जा सकता है।
और इनको टैगोर को भी द सॉन्ग्स ऑफ गीतांजलि आर सॉन्ग्स मैनली ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सनल कनेक्शन बिटवीन द पोएट एंड इटर्नल। जो गीतांजलि के सॉन्ग्स हैं वो ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि पोएट और इटर्नल के बीच पर्सनल कनेक्शन को दिखाते हैं, है ना। इस तरह से कैसे, एज लवर एंड बिलव्ड, लवर और बिलव्ड के की तरह, वाइफ एंड हस्बैंड, वाइफ और हस्बैंड की तरह, पोएट और इटर्नल के बीच जो पर्सनल कनेक्शन है उसको किसकी तरह से दिखाया जाता है, तो एज अ लवर एंड बिलव्ड, एज अ वाइफ एंड हस्बैंड, एज अ सर्वेंट एंड मास्टर, एज इफ द पोएट वर ट्राइंग टू अप्रोच द रियलिटी इन अ पर्सनल वे। इस तरह से जैसे कि अपने पर्सनल तरीके से पोएट जो एक रियलिटी की तरफ अप्रोच करने का प्रयास कर रहे हैं रियलिटी को। ओके, अब यहाँ देखिए मिस्टिसिज्म, बेसिकली मिस्टिसिज्म मीन्स होता है टू क्लोज। मिस्टिसिज्म जो होता है एक टीचिंग और बिलीफ होता है। मिस्टिसिज्म में in it knowledge of God and of real truth may be obtained through meditations and spiritual insight। मिस्टिसिज्म में जो नॉलेज ऑफ गॉड होता है और जो रियल ट्रूथ होता है उसको मेडिटेशंस और स्पिरिचुअल इंसाइट्स के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है। अ मिस्टिक इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन स्पिरिचुअलिटी। मिस्टिक एक ऐसा पर्सन होता है जो कि स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करता है। डेट इज बियॉन्ड ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड होता है ना। मेटाफिजिकल पोएट्स आल्सो रोट अबाउट मिस्टिसिज्म। मेटाफिजिकल पोएट भी मिस्टिसिज्म के बारे में लिखते हैं, है ना, लिखे हैं। मिस्टिक राइटर्स रोट अबाउट द सब्जेक्ट डेट इज डिफरेंट टू इमेजिन और अंडरस्टैंड। मिस्टिक राइटर्स जो ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जनरली लिखते हैं जो कि जिनको इमेजिन करना डिफ़िकल्ट हो या जिनको इमेजिन करना या समझना जो है डिफ़िकल्ट होता है ना। अब दो तरह के मिस्टिक पोएट होते हैं, नेचर मिस्टिक पोएट, लव मिस्टिक पोएट। नेचर मिस्टिक में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और हेनरी वोगन, विलियम वर्ड्सवर्थ और हेनरी वोगन। लव मिस्टिक्स में आते हैं जॉन कीट्स, पीबी शैली, रॉबर्ट ब्राउनिंग और डीजी रोजेटी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेज, हिंदूज में एक फ्रेज है आत्मन इज ब्रह्मन, इसका मतलब होता है द सोल इज वन विद गॉड। और सूफीज्म जो कि इस्लाम की एक मिस्टिकल ब्रांच है उसमें इस बात पर फोकस किया गया है, लिटिल स्लीप, लिटिल टॉक एंड लिटिल फूड। ओके, सूफीज्म में किस बात पर फोकस किया गया है, लिटिल स्लीप, लिटिल टॉक, लिटिल फूड।